हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा और आज हम करने वाले हैं 12th क्लास की बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। तो पिछले चैप्टर में हमने मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किया था, जिसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग किया था कि ये क्या क्या होती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन सेक्टर्स का किन किन टॉपिक का हम इसमें स्टडी करेंगे। अब हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या क्या होता है, तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात ऐड कर सकते हैं जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी कि जो माइक्रो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के माइक्रो से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। और मैक्रो है वो मैक्रो से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है बिग। आप इसको एक हेडिंग बना सकते हैं। अब इन्होंने क्या दे रखा है कि इनमें डिफरेंस का आधार क्या क्या है। स्कोप ऑफ द स्टडी, स्कोप क्या है स्टडी का। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति, एक गृहस्थ, एक फर्म या एक उद्योग के स्तर पर दुर्लभता और चुनाव संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है। कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक व्यक्ति का, एक हाउस होल्ड का, एक फर्म का या फिर एक इंडस्ट्री के लेवल पर प्रॉब्लम्स की स्टडी करता है। यह अध्ययन करता है कि साधनों का उचित बंटवारा कैसे हो, कि साधनों को हमारे पास जो साधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और जो हमारी वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स का कैसे सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, उनको यूज़ करके लिमिटेड रिसोर्सेज को। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर दुर्लभता और चुनाव की समस्याओं का अध्ययन करता है, अर्थात यह अध्ययन करता है कि साधनों को पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त हो। ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये हमारा पूरी इकोनॉमी को लेके चलता है, और जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो एक व्यक्ति, एक फर्म या एक कंज्यूमर को लेके चलता है। ठीक है, तो इसका इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न समस्याओं का अध्ययन करता है। उपभोक्ता का व्यवहार और संतुलन, कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर का व्यवहार और संतुलन। तो और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या दे रखा है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और प्राइस लेवल में वृद्धि की समस्या, मुद्रास्फीति या मुद्रा अपस्फीति। नेक्स्ट इन्होंने आधार दे रखा है डिफरेंस का। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, सामूहिकता की मात्रा। समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक चरों की सामूहिकता की मात्रा सीमित होती है। तो जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें हम एक फर्म या एक फर्म से मिलकर बनने वाली एक इंडस्ट्री को लेके चलते हैं, लेकिन जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें हम फर्म को भी, उससे मिलने वाली इंडस्ट्री और इस जैसी जितनी भी इंडस्ट्री है उन सबको हम लेके चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसका जो एरिया होता है वो हमारा बड़ा होता है, सामूहिकता की मात्रा इसकी ज़्यादा होती है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की सामूहिकता की मात्रा सीमित होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट दे रखा है डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस। तो दोनों में हम अजम्पशंस अलग अलग लेके चलते हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के चरों को स्थिर मान लेते हैं, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम माइक्रो के चरों को स्थिर मान लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है सेंट्रल इश्यू। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है। जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी मेन प्रॉब्लम है प्राइस डिटर्मिनेशन, और जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी मेन प्रॉब्लम है उत्पादन और रोजगार निर्धारण, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, और नेक्स्ट दे रखा है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इसका मतलब है कि जो हम एक चीज़ देख रहे हैं जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक हो, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग भी ठीक हो। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि मान लो एक एक कंज्यूमर है, वो सेविंग करता है, ये माइक्रो का एग्जांपल है। एक कंज्यूमर हम माइक्रो में स्टडी करते हैं, तो जब ये सेविंग करेगा तो वो उसके पास पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी, वो धनी हो जाएगा, तो ये उसके लिए फ़ायदा है। लेकिन अगर इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर है वो सब सेविंग करना
वो सभी सेविंग करना स्टार्ट कर दें, सब सेविंग करने लग जाए, तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम हो जाएगी ना, और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो वो डिमांड नहीं कर रही है, तो इससे पूरी इकोनॉमी ही इफ़ेक्ट होगी। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में चीज़ ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग भी ठीक ही हो। लास्ट दे रखा है इन्होंने गवर्नमेंट इंटरफ्रेंस। गवर्नमेंट इंटरफ्रेंस का मीनिंग है कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, इंटरफेयर कितना होगा, किस में होता है और किस में नहीं होता। तो जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करती, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़्यादा होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप एवं सार्वजनिक संस्थाओं का हस्तक्षेप कम होता है। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप एवं सार्वजनिक संस्थाओं का हस्तक्षेप अधिक होता है। मैक्रो पूरी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट किसी के पॉपुलेशन के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो इसमें इंटरफेयर ज़्यादा करती है। यहाँ पे इन्होंने टेबल के अकॉर्डिंग भी मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस को शो कर रखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंटली आता है, इसलिए इसको अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स क्या क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे मेनली 4 सेक्टर होते हैं। वो 4 सेक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्रोड्यूसर सेक्टर, जो प्रोडक्शन करता है, यानी कि इसमें फर्म और इंडस्ट्रीज आती है। उत्पादक का क्षेत्र वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। ये कैसे करता है? ये जो हमारा सेक्टर है प्रोडक्शन सेक्टर, इसको वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए क्या क्या चाहिएगा? उत्पादन के कारक चाहिएंगे, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर चाहिएंगे। ये सब, इन सब को ये कैसे अरेंज करता है? इन सब को ये किराए पर लेता है, रेंट पे। किससे लेता है? हाउस होल्ड सेक्टर से किराए पर लेगा, उनको पेमेंट कर देगा, फैक्टर पेमेंट कर देगा, फिर ये प्रोडक्शन करेगा। जब इसके पास गुड्स और सर्विसेज रेडी हो जाएंगी, फिर हाउस होल्ड सेक्टर इससे गुड और सर्विसेज खरीदेंगे और इसको क्या कर देंगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर की इसको पेमेंट कर देंगे। तो इसमें इन्होंने मेनली यही दे रखा है पूरे में। नेक्स्ट सेक्टर आता है हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? जो कंज्यूम करता है, यानी कि गृहस्थ क्षेत्र वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है। ये इसके पास होते हैं फैक्टर्स, उत्पादक के कारकों का ये स्वामी होता है। यह क्षेत्र इन कारक सेवाओं को उत्पादनक क्षेत्र को प्रदान करके वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में अपना योगदान देता है, रेंट पर देता है ये इसको, प्रोडक्शन सेक्टर को, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और कारक सेवाओं के बदले में प्राप्त आय से वस्तु और सेवाओं को खरीदता है। तो इसको मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। तो पहला हमारे पास आता है प्रोडक्शन सेक्टर, सेकंड आता है हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से? सबसे पहले प्रोडक्शन सेक्टर को ज़रूरत होती है फैक्टर्स की, तो ये क्या करेगा? फैक्टर्स जो है हाउस होल्ड सेक्टर से ले लेगा रेंट पे, क्योंकि जितने भी फैक्टर है वे हाउस होल्ड सेक्टर के पास होते हैं। क्या क्या लेगा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ले लिए। अब इसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो फैक्टर प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट कर देगा, फैक्टर पेमेंट, यानी कि जो इसने फैक्टर लिया है किराए पर उसके बदले में। अब इसने प्रोडक्शन कर लिया, अब ये प्रोडक्शन करेगा, इसने प्रोडक्शन कर लिया, इसके पास गुड्स और सर्विसेज तैयार हो गई। अब गुड्स और सर्विसेज को कौन खरीदेगा? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड सेक्टर ने खरीद ली। अब ये इसको पेमेंट करेगा, क्या पेमेंट करेगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर की इसको पेमेंट करेगा। तो ये इनमें रिलेशन होता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है? यह क्षेत्र कराधान एवं आर्थिक सहायता आदि से संबंधित कार्य करता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर है हमारा, वो क्या कार्य करता है? एक तो हमसे टैक्स लेता है, और दूसरा हमको सब्सिडीज़ अवेलेबल कराता है, सब्सिडी देता है। सरकारी क्षेत्र गृहस्थ क्षेत्र से प्रत्यक्ष कर और उत्पादक क्षेत्र से अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लेता है तथा निगम कर के रूप में आय प्राप्त करता है।
तो जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसको इनकम कैसे प्राप्त होती है, टैक्स से होती है। टैक्स के विभिन्न टाइप है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। यह क्षेत्र गृहस्थ क्षेत्र को वृद्धावस्था पेंशन, वजीफे आदि के रूप में तथा उत्पादक क्षेत्र को आर्थिक सहायता भी देता है। तो टैक्स बता दिया इन्होंने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडीज़ में आती है वृद्धावस्था पेंशन जो गृहस्थ क्षेत्र को ये देता है सरकारी क्षेत्र, और वजीफे भी देता है, विभिन्न प्रकार के भत्ते देता है, और उत्पादक क्षेत्र को आर्थिक सहायता भी देता है ताकि वे डेवलप कर सके खुद को। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ये जो हमारा सेक्टर होता है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है। एक देश द्वारा दूसरे देश को जब वस्तु भेजी जाती है तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। जैसे इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में गई तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट, और किसी दूसरे कंट्री से इंडिया में आई तो उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी के बहुत टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं मेनली, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या दे रखा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर्क्रिया पर छोड़ दिया जाता है। उत्पादक उन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने में स्वतंत्र है जिनकी मांग अधिक है ताकि वे अपने लाभों को अधिकतम कर सकें। तो जो हमारी कैपिटल इकोनॉमी होती है उसको कुछ लोगों या कुछ संस्थाओं द्वारा ही हैंडल करा जाता है। इसमें जिसकी जो आर्थिक क्रिया है उनको बाजार शक्तियों पर ही छोड़ दिया जाता है। उत्पादक जितना चाहे उतना अपने लाभ को ज़्यादा करने के लिए, अधिकतम करने के लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसी भांति उपभोक्ता भी अपने चयन व रुचि के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने में स्वतंत्र है ताकि वे अपने संतुष्टि को अधिकतम कर सके। क्या और कितना उत्पादन करना है तथा क्या और कितना उपभोग करना है, इस संबंध में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये प्रोडक्शन सेक्टर इसमें अपने अकॉर्डिंग ही अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए कितना भी प्रोडक्शन कर सकता है, और जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, कंज्यूमर्स है, वो कितना भी कंज्यूम कर सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने के लिए। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या क्या है, कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, कौन कौन सी उसमें विशेषताएं होंगी, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये हमारी कैपिटल इकोनॉमी है। तो फर्स्ट दे रखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट दे रखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोड्यूसर है वो जितनी भी चाहे अपने पास प्राइवेट प्रॉपर्टी को रख सकता है, और उसके भी जितने भी साधन होते हैं जैसे मशीनें, औजार, वे सब उसके प्राइवेट स्वामित्व के अधीन होते हैं। उन पर सिर्फ उसका ही अधिकार होता है, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता इसमें। सरकारी नियमों और कानूनों के अधीन से वे स्वतंत्र होते हैं, कोई भी सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती। नेक्स्ट आता है प्राइस मैकेनिज़्म। प्राइस मैकेनिज़्म में जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है वे ही प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। प्राइस किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के, मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा ही निर्धारित होता है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। जो कोई भी व्यक्ति है वो अपना खुद का उद्यम शुरू कर सकता है, जितने चाहे श्रमिकों को काम धंधे में लगा सकता है, कितना, कहाँ, कैसे, कितना प्रोडक्शन करना है उसको, ये सिर्फ उसी का, प्रोड्यूसर का ही निर्णय होगा। तो जो हमारी कैपिटल इकोनॉमी है इसमें बहुत सारी फर्में होंगी, तो इसलिए उनके बीच कंपटीशन भी होगा, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। तो कंपटीशन भी उनमें बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जब इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें बहुत सारे श्रमिक होंगे और मशीनें होंगी, वे एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे तो सहयोग भी होगा। इसलिए जो हमारी कैपिटल इकोनॉमी होती है उसमें कंपटीशन और कोऑपरेशन साथ साथ चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव कैपिटल इकोनॉमी का मेन पर्पज़ ही होता है प्रॉफिट गेन करना, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। इसलिए इसमें प्रॉफिट मोटिव होगा, वो ही मेन पर्पज़ होगा किसी भी फर्म का। बिना प्रॉफिट के तो कोई भी फर्म प्रोडक्शन करेगी ही नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट
सोवरेनिटी ऑफ द कंज्यूमर। तो जो हमारी कैपिटल इकोनॉमी होता है, इसमें किसी भी फर्म का जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट गेन करना ही होता है। तो वो प्रॉफिट कब गेन करेगी, जब वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगी। जो कंज्यूमर चाहता है उसी का वो प्रोडक्शन करेगी, तभी उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसलिए इसमें कंज्यूमर की चलती है, इसमें कंज्यूमर की चॉइस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट, लेबर एज ए कमोडिटी। तो जब लेबर को अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको सैलरी नहीं मिल पाती, तो वो खुद को एज ए लेबर कम वेतन पर भी बेच देता है। इसलिए कंज्यूमर इसलिए कंज्यूमर जब लेबर बन जाता है तो उसकी भी मार्केट होती है, लेबर मार्केट। वहाँ पर श्रम को खरीदा और बेचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। सौहित नेक्स्ट पॉइंट है। तो जो कैपिटल इकोनॉमी है, इसमें सभी फर्में अपने सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगी। जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसका सौहित सेल्फ इंटरेस्ट क्या होगा कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, और जो हमारा कंज्यूमर है उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या होगा कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। तो इसमें इन दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। इस समाज के सभी सदस्यों को विवेकशील माना जाता है, क्योंकि जो हमारी कैपिटल इकोनॉमी है इसमें प्रोडक्शन ही उन चीज़ों का होगा कि जिससे कि जो हमारे कंज्यूमर है उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसलिए प्रोड्यूसर को भी, अगर वो कंज्यूमर्स खरीदेंगे उन चीज़ों को, तो प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, कंज्यूमर उसको ख़रीद रहे हैं, तो प्रोड्यूसर सेक्टर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। तो नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण दे रखे हैं। इसके गुण क्या क्या है, डाइवर्सिटी इन गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें बहुत सारी फर्में होंगी, उनका प्रोडक्शन थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होगा, तो इसलिए इनमें जो गुड्स और सर्विसेज है इनमें डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो जाएगा एक कैपिटल इकोनॉमी में। प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटल इकोनॉमी में फर्म सोचेंगे कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज है हम उनका प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ यूज़ कर सकें, जितनी उनसे हमको फ़ायदा मिल सकता है पूरा हम उसको प्राप्त कर सकें। इसलिए रिसोर्सेज का पूर्ण प्रयोग होगा, पूर्ण यूज़ होगा। इंस्पिरेशन ऑफ वर्क, काम की प्रेरणा। तो इसमें कंपनीज, फर्म वगैरह है वे सोचती है कि हमारे पास लाभ, उनका जो लाभ है वो मैक्सिमाइज़ हो, इसलिए वो अच्छे से काम करेंगी, अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगी, और श्रमिक्स है उनसे भी पूरी अच्छे से काम कराएंगी। इसलिए इसमें हमको काम की प्रेरणा भी मिलती है। नेक्स्ट है जीवन स्तर में वृद्धि। तो जब गुड्स और सर्विसेज में डाइवर्सिफिकेशन होगा, तो डाइवर्सिफिकेशन के कारण जो गुड्स सर्विस सस्ती हो जाएंगी, कम कीमत पर बेची जाएंगी। तो इसलिए जो हमारे मिडिल क्लास पर्सन्स है, निर्धन जनता है, वे भी अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कैपिटल इकोनॉमी में, ये टाइम के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन में चेंज कर सकती है। अगर मान लो युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, तो कैपिटल इकोनॉमी उन टाइप्स की गुड का यूज़ करना शुरू कर देगी जिसकी हमें युद्ध में ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं कैपिटल इकोनॉमी के दोष क्या क्या है, उसमें क्या क्या कमियाँ हैं। तो फर्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो हमारी कैपिटल इकोनॉमी होती है इसमें इनकम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा होती है और कुछ लोगों की इनकम बहुत ही कम होती है। इसलिए प्रॉपर लोग डिमांड नहीं कर सकेंगे अगर उनके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इनकम का। धनी लोग धनी होते जाएंगे और निर्धन लोग और निर्धन होते चले जाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है क्लास कन्फ्लिक्ट्स, वर्ग संघर्ष। वर्ग होते हैं अमीर वर्ग, गरीब वर्ग। तो जब इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा तो वर्ग संघर्ष होगा। अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे। उनको गरीबों को तो वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं वो अपना लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो ये भी इसका एक दोष है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। तो ये इसकी बहुत ही मेन जो हम हर जगह देख सकते हैं मेन प्रॉब्लम होती है
कि इसमें जो हमारे श्रमिक होते हैं उनका शोषण किया जाता है, उनसे ओवर टाइम करवाया जाता है, उनको उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर वेतन भी नहीं दिया जाता है, कम वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिस स्पेंडिंग कंपटीशन। इसमें जो व्यय है एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा होता है कैपिटल इकोनॉमी में, जैसे एडवर्टाइज एक्सपेंडिचर भी इसमें बहुत होता है, और टाइप के भी एक्सपेंडिचर होते हैं, तो ये भी इसका एक दोष है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि इसमें सहयोग और संगठन की भावना नहीं होती, इसलिए उत्पादन के कार्यों में कोई भी किसी भी प्रकार का समन्वय नहीं पाया जाता, उनमें तालमेल अच्छा नहीं होता, जिसके कारण कंपनीज और फर्म अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर पूरा हो गया हमारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।